वो भारत में ही रहे थे। तो ये तो लंबी कहानी वहां नहीं जाते हैं, पर बात करते हैं हैदराबाद रियासत की कि ये यहाँ पर थी। और उस समय जब देसी रियासतों का विलय हुआ था तब तो विलय किस प्रकार हुआ, बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद भारतीय नेताओं ने सबसे पहले क्या करा कि अब हम देश को एक अच्छे तरीके से चलाएंगे। चलाने के बाद इन्होंने तुरंत सपोज एक मीटिंग बुलाई इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका है, वो भूमिका है पटेल जी के ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रमुख भूमिका है। तो इन्होंने, हम एक काल्पनिक मीटिंग अरेंज करते तो इन्होंने सभी की एक मीटिंग बुलाई जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे नेता आए, ठीक है। उसके अलावा उसमें देसी रियासतों के सभी राजा और राजकुमारों को बुलाया, सबको बिठा दिया साहब उस सभा में। बिठाने के बाद, देखो बंटवारे की जस्ट बात की बात कर रहा हूं, बिठाने के बाद, सबको बिठाने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक लंबे चौड़े भाषण दिए। क्या कि जब हम अब तक जैसे थे वैसे चल रहे थे, अंग्रेजों के अधीन थे, अब हम क्या करना चाहते हैं कि भाई हम अपने देश को एक बनाना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, और उस कंडीशन में तुम सब को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। अब यहाँ सब राजा सोच रहे कि ये कौन से योगदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 घंटे का भाषण दिया कि अगर तुम ये अपनी छोटी छोटी रियासतों को रखोगे तो फिर कल फिर कोई बड़ी शक्ति आएगी, बाहरी कोई आक्रमणकारी या कोई भी तुम्हारे को वापस गुलाम बना देगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि अपनी रियासत को भारत में विलय करना है और आम नागरिक की तरह रहना है। अब ये तो सबसे मुश्किल काम है। अब आप सोचो कि एक राजा, किंग, जिसका उस समय इतना दबदबा कि जिस गांव में चले जाए वहां लोग रास्ता बना दे, समझ रहे हो ना, उसको कहना है कि ये जो सब लोग रह रहे इसकी तरह तुझे रहना है और अपनी रियासत, अपनी जो धन संपत्ति है वो सब तुझे देश में देनी है, अपनी संपत्ति को देश को देना है। और तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। क्या सभी राजा ने मान ली? सब क्या किसी ने ही मानी होगी ये बात? तो ऐसा थोड़ी मानना। अभी अगर आपके पास 100 बीघा जमीन है और आपको कोई कहता है सरपंच एक काम करो, तुम 10 बीघा रख लो और 90 बीघा तुम्हारे लोगों में बांट दो, हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल, लोग मार दे। तो उसी समय ऐसा ही था राजाओं को कि तुम्हारी रियासत को भारत में विलय करेंगे और अब हम सब एक है, आम नागरिक की तरह तो नहीं माने, ठीक है ना। कोई भी तैयार नहीं हुआ उस कंडीशन में यहाँ पर। और ऐसी एक रियासत नहीं थी, बहुत सारी थी, 565 रियासतों के समथिंग थे। तो इनको ये फिर बहुत लगभग 1 घंटे का भाषण दिया, खूब चार्ज करा इनको कहा गया कि भाई अगर तुम नहीं दोगे तो फिर वापस गुलाम हो जाओगे, फिर किसी की सेवा में चले जाओगे। तो कुछ लोगों को समझ में आई कि हाँ बात तो सही है, ठीक है। फिर इनको ये कहा गया, कुछ राजी हुए, फिर इनको कहा गया एक काम करो, तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं देना चाहते हो? एक काम करो कि तुम्हारी जो संपत्ति है उस संपत्ति के आधार पर कुछ संपत्ति रख लो। मतलब तुम्हारे पास जागीरें हैं, जमीन है, बहुत है, लेकिन इतनी जमीन रख लो कि तुम भूखे कभी नहीं मरो जिंदगी में, कभी तुम्हारे किसी चीज की कमी नहीं आए, इतनी संपत्ति तुम रख लो। इसके अलावा हम और तुम्हें सालाना कुछ भत्ते देंगे। तो यहाँ पर इस मीटिंग में क्या तय हुआ? एक तय हुआ प्रीवी पर्स, एक योजना उन्होंने उनके सामने रखी इनको राजी करने के लिए कि एक काम करते हैं कि तुम्हें डर है कि हमारा क्या होगा, तो तुम एक अपने क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जिसके पास जितनी बड़ा क्षेत्र है उसके आधार पर कुछ क्षेत्र, मतलब कुछ जमीन तुम रख लो। अब तुम्हारे 100 गांव में जमीन है, पूरा तुम्हारी जमीन है, तो इतनी क्यों रखते हो? तुम अब सारी अपनी प्रजा में बांटो और तुम अपने पास की जितनी की तुम रख सकते हो, मतलब कुछ लिमिट सीमा में उतनी आप रख लो। इसके अलावा हम सालाना तुम्हें भत्ते देंगे, मतलब सरकार की ओर से हर साल तुम्हें 20,000 रुपए जो भी है हम आपको देंगे। तो इस कंडीशन में बहुत सारे राज्य मान गए, मतलब आधे से ज्यादा मान गए, सब तैयार हो गए कि हाँ अब ठीक है। तो इस योजना का नाम है प्रीवी पर्स योजना। अभी मैंने आपको आगे बताऊंगा कि प्रीवी पर्स योजना क्या थी, ठीक है। तो जो राजा मान गए कि हाँ भाई हम तैयार हैं, तो तैयार कैसे हो? तैयार होने के लिए कोई तो प्रूफ चाहिए। तो इनको तैयार है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि ये एक कोरा कागज है भाई। तो ये है कि इन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे तैयार हो, तो भाई राजाओं ने कहा कि भाई हम तो गारंटी दे रहे कि हम तैयार है, तुम्हें यकीन नहीं है तो कोरे कागज पे लिखवा लो, नीचे अंगूठा लगवा लो, ठीक है। तो इन्होंने कोरे कागज पर लिखवा लिया, क्या लिखवाया कि हम इस देश या अपनी रियासत के राजा अपने होशो हवास में अपनी इच्छा से अपनी सहमति से हम अपनी रियासत को भारत में विलय करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह का विलय पत्र, क्या हो गया, विलय पत्र। इसको सहमति पत्र भी कहते हैं, इसको बोलते हैं सहमति पत्र। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो जब देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया तब देशी रियासतों के राजा और राजकुमारों ने एक श्वेत पत्र पर, एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके ऊपर लिखा था कि हम अपनी रियासत को भारत में विलय करना चाहते हैं। इसी का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या फिर इसको बोलते हैं विलय पत्र, इसी को बोलते हैं सहमति पत्र, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन समझे, एक तो सहमति पत्र और एक है प्रिवी पर्स, ठीक है। तो प्रिवी पर्स में क्या होगा कि देशी रियासतों के राजा और राजकुमारों को यह आश्वासन दिया गया था कि वे अपनी रियासत को भारत में मिला दे, बदले में अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर कुछ संपत्ति रख सकते हैं और सरकार की ओर से हम कुछ बदले भी देंगे। तो इसका नाम था रिवर्स योजना, क्लियर। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देशी रियासतों के राजा और राजकुमारों ने एक श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंदर अपनी रियासत को भारत में विलय करने का उसमें दावा किया गया था। तो इसका नाम था सहमति पत्र। वो चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो उस समय ऐसा नहीं है कि सारे के सारे राजा मान गए, कुछ तो फिर भी जो एबले होते हैं ना, एबले जानते हो ना, जानते हो ना, एक बार बताया था मैंने कि आपके घर में 10 सदस्य है और 10 के 10 में एक आध इतना एबला होगा कि उसके लिए 56 पकवान बना लो, तो भी एक आध तो वो एब निकाल के मैं तो दाल की सब्जी खाऊं, अब बेच लाओ, है ना बात। मतलब कुछ भी है, जो भी अच्छा पकवान बनेगा वो एक आध उसमें कमी निकालेगा, या फिर उसको वो चाहिए नहीं, सबको चाहिए उसको वो चाहिए नहीं, वो उसको कुछ अलग ही चाहिए। सब छत पे सोएंगे, मैं तो घर में ही सोऊंगा, सब घर में सोएगा तो मैं छत पे सोऊंगा, पानी आई बात सुने। तो कहने का मतलब होता है, तो उस समय हमारे यहाँ पर ये रियासतों में भी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ राजा जो थे वो इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसमें ज्यादा रुबाव था। जैसे हैदराबाद उस समय की रियासतों में सबसे संपन्न, शक्तिशाली, धनी रियासत माने जाते थे, अमीर। तो अब हम कह सकते हैं कि अब उस कंडीशन में अब उनको ये टेंशन ही नहीं है भाई, उनको ये डर नहीं है कि हमें कोई दूसरा आकर हमारे ऊपर कब्जा करेगा, उनको इतना कॉन्फिडेंस है हम तो खुद निपट लेंगे, या और भी वजह हो सकती है। तो कुछ रियासतों के जो नवाब या राजा थे वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे, उनने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो बात मानेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की, जिसने कहा था कि आप अपना अलग राज्य बना सकते हो, तो हम तो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे, हम अलग रहेंगे, समझ में आई। तो ये उस समय अलग रहे थे हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान, उन्होंने अलग रहने का निर्णय हुआ। ठीक है, साफ देश आजाद हो गया, इनको कह दिया कि भाई हाँ हम उल्लंघन तो नहीं कर सकते नियम का, ठीक है तुम अलग रहो। लेकिन अलग रहने के बाद कुछ दिनों बाद इन्होंने क्या करा, जनता के ऊपर अत्याचार करना शुरू करा। जब अत्याचार होने लगा तो जनता वहां से नाखुश होने लग गई, जनता बगावत करने लग गई, जनता देश के सामने बोलने लगी भाई हमें तो भारत में मिलना है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली से इनको एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा गया कि आप अपनी रियासत को भारत में विलय कर दो। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं, इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर रहा हूं, तुमसे जो हो कर लो। फिर आखिर में जब ये ज्यादा इनका अत्याचार बढ़ने लगा, इन्होंने एक सैनिकों की अर्ध सैनिक बल की टुकड़ी भी तैयार करी और लोगों के ऊपर अत्याचार करने लग गए। उस कंडीशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल
ने सैन्य कार्रवाई करती है, यानी कि भारतीय सेनाओं का प्रयोग करते हुए उनकी सारी अर्धसैनिक बल थे उनको हराया, परास्त करा, और ये जो नवाब साहब थे इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद हैदराबाद रियासत को 1948 में भारत में मिला दिया गया। इस तरह से इसको भी विलय कर लिया। ठीक ऐसी की ऐसी समस्या कहां थी? जूनागढ़ की थी। गुजरात की जो जूनागढ़ रियासत है यहां पर भी यही प्रॉब्लम थी। जूनागढ़ रियासत के जो नवाब थे ये भी अपनी रियासत को भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। जब विलय नहीं करना चाहते थे तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा कि मैं अपनी रियासत को भारत में विलय कर दूं। इन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं करता हूँ मेरी रियासत। तो इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? इन्होंने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, क्या कहा कि अपनी रियासत को या तो मिलाओ या अलग रहो, तो मैं तो रहूंगा। तो पटेल ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बात और कही थी, वो रफ कॉपी में नहीं लिखी थी, उसी में लिखी थी, उन्हें ढंग से नहीं पढ़ी होगी। उसने कहा कौन सी? उसने ये भी कहा था कि अगर कहीं विवादात्मक एरिया हो, अगर कहीं विवाद चल रहा हो तो वहां पर आप कर सकते हो जनमत संग्रह। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर कोई विवादित एरिया है तो वहां पर क्या हो सकता है? जनमत संग्रह। अब जनमत क्या होता है? जनमत का मतलब होता है जनता से वोटिंग डलवाना, उनसे उनकी राय लेना, उनका मत लेना, जनमत कहलाता है। तो इसने कहा, जो जूनागढ़ के जो नवाब थे उनको कहा गया, पटेल ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तुम्हें लगता है कि तुम सच्चे हो, तो हम तुम्हारे यहाँ पर जनमत करवा लेते हैं, तुम्हारी जो जनता कहेगी वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको इतना भरोसा था कि मेरी जनता तो मेरे पक्ष में वोट देगी। तो उसने कहा चलो करवा लिया जाए वोटिंग। तो यहाँ पर फिर वोटिंग करवाई, किसके बारे में? जनता से पूछा गया कि तुम्हें भारत में रहना, अपनी रियासत को विलय करवाना या फिर अलग रहना, इस बारे में क्या करवाई? वोटिंग करवाई। वोटिंग करवाई, जनमत करवाया, तो अंत में फैसला आया कि 80% लोगों ने भारत में रहने पर वोट लगाया। सारे लोग हिंदू ही थे और वो चाहते भी थे कि भारत में मिला लिए, अगर भारत में मिलेंगे तो सबका विकास होगा, बहुत कुछ फायदा होगा, इसके अंडर में रहेंगे तो तानाशाही रहेंगे। तो यहाँ पर इस रियासत को भारत में मिला लिया इस तरह से 1948। तो ये भी रियासत भारत में मिल गई। तो जो जो विवादात्मक रियासतें थी उनको इस तरह से भारत में मिला दिया गया। तो हमारा जो प्रश्न है बोर्ड में आपसे जो पूछा जाएगा कि जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, तो हमें बताना है कि देशी रियासतों का जब भारत में विलय हुआ तब रियासतों के राजा और राजकुमारों को या फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, उस योजना का ये प्रावधान था कि रियासत के जो राजा हैं वो अपनी रियासत को भारत में मिला सकते हैं या पाकिस्तान में मिला सकते हैं या फिर अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। उस कंडीशन में जूनागढ़ के जो नवाब थे वो अपनी रियासत को भारत में मिलाना नहीं चाहते थे, अलग बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में उन्होंने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया या फिर ये, तो उस कंडीशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक प्रस्ताव भेजा कि अपनी रियासत को भारत में मिला दो। लेकिन जब इन्होंने बात नहीं मानी तो यहाँ पर उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह करवाने के बाद यहाँ की जनता ने भारत में रहने पर मोहर लगा दी और इस रियासत को भारत में मिला लिया गया। सेम ऐसा कैसा हैदराबाद रियासत को भी है। यहाँ के जो निजाम है उनका नाम है उस्मान अली खान, वो भी इसको अलग रखना चाहते थे। संपल थी इसलिए वो ऐसा चाहते थे, लेकिन बाद में वहाँ की जनता ने उनके खिलाफ बगावत कर दिया और फिर वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य बल का प्रयोग किया। क्योंकि सैन्य बल का इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने ऑलरेडी वहां पर अर्ध सैन्य बल बना रखा था। निजाम ने क्या कर रखा था? एक सेनाओं की टुकड़ी तैयार कर रखी थी और वो जनता पर अत्याचार कर रहा था। उस कंडीशन में यहाँ पर उन्होंने सेनाओं का प्रयोग किया और इनको सबको यहाँ से घसीट भगाया और इसको बनाया गया। तो इस तरह से ये देशी रियासतों को भारत में मिलाया। तो ये भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या चुनौती थी? कि देशी रियासतों को भारत में मिलाया, क्योंकि जब आजाद हुआ था, आजाद होने के समय बहुत यहाँ की व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न ये था कि देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। ये इस प्रकार। इसके अलावा आपसे एक 2 नंबर का प्रश्न, प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स क्या है याद हो? जब देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया तब उनके राजा और राजकुमारों को
यह आश्वासन दिया गया था कि अपनी रियासत को भारत में मिला दो और आप अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर कुछ संपत्ति